आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में चिकित्सा जगत की एक प्रमुख हस्ती, राजकीय महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमाकांत चौरिहा जी हैं, जिन्होंने अभी थोड़े दिन ही हुए हैं महोबा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं भी आपके चैनल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि मुझको यहाँ पर बुलाया गया, और पूर्व से भी मैं इस चैनल के बारे में सुनता रहा हूं। डॉक्टर साहब, महोबा में पहले एक ही जिला चिकित्सालय हुआ करता था और उसी में पुरुष और उसी में महिलाओं के लिए इंतजामात थे। फिर अब महिला चिकित्सालय अलग से एक बन गया, तो जो क्राउड था वो उस समय जितना था पुरुष चिकित्सालय में महिलाओं और पुरुषों को मिला करके, अब महिला चिकित्सालय में उतना ही क्राउड दिखता है। क्योंकि महिला चिकित्सालय छोटा बनाया गया है, उसको और विस्तृत बड़ा होना चाहिए था। जगह कमी है, वार्ड की भी कमी है, इसलिए यहाँ क्राउड बना हुआ है। ओपीडी कक्ष कमी है, ये इसका मुख्य कारण है। और आपके यहाँ डॉक्टर्स भी मुझे लगता है कुछ कम हैं। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। हमारे महिला चिकित्सालय में नियमित डॉक्टर 5 डॉक्टर ही हैं, जहाँ पे 8 डॉक्टर होना चाहिए था। उसके साथ साथ सीएमओ की ओर से हमारे चिकित्सालय को 4 डॉक्टर दिए गए हैं, उसमें से 3 आयुष चिकित्सक हैं, 1 एमबीबीएस है। तो जो सीजर का काम है, वो इस तरह के डॉक्टर आपके पास में कितने हैं जो सीजर करते हैं? जो सीजर करते हैं हमारे पास केवल एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस के वर्मा ही हैं, जो सीजर करते हैं, वो कर भी रहे हैं वर्तमान में। तो इसके अलावा आपके पास में 4 डॉक्टर और हैं 4 डॉक्टर और हैं जो दिन भर जो है पेशेंट्स को ओपीडी देखते हैं। ओपीडी देखते हैं, उनकी रोस्टर में ड्यूटी लगी रहती है। 3 डॉक्टर जो है उसमें रोस्टर में एक रात में डिलीवरी लगे रहते हैं। 2-3 शिफ्ट में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, उसमें देखते रहते हैं। जो रात में डॉक्टर ड्यूटी करता है, दिन में वो ओपीडी नहीं करता है। इस तरह रोस्टर में अस्पताल चलता है। रात 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक एक डॉक्टर रहता है। प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक दूसरा डॉक्टर रहता है। 2 बजे से अपराह्न सायं 8 बजे तक तीसरा डॉक्टर रहता है। उसमें जो एक डॉक्टर हमारा बच जाता है, वो दूसरे दिन ओपीडी देखते हैं। तो जो रात में डॉक्टर रहते होंगे वो तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रहते वो होंगे। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और डिलीवरी के लिए, दोनों के लिए रहते दोनों हैं। के लिए, या फिर जो ऑपरेशन होते हैं, सीजर होते हैं, उनकी रात में देख रेख करने के लिए। डॉक्टर साहब, एवरेज कितना पेशेंट डेली ओपीडी में आता होगा आपके यहाँ? लगभग 250 पेशेंट आता है ओपीडी में। महोबा और आसपास का क्षेत्र का सबका? महोबा आसपास का क्षेत्र का, या जो अन्य चिकित्सालय से रेफर होके आता है, लगभग 250 पेशेंट हो जाता है एवरेज ओपीडी में। तो दिन में 8 बजे से 2 बजे तक एक ही डॉक्टर देख लेता है? उसमें क्या है, जिन डॉक्टरों की रात में इमरजेंसी ड्यूटी नहीं होती है, हम उनको दिन में भी लगा दे रहे हैं। जो रात में इमरजेंसी ड्यूटी करता है तो उसको ऑफ कर देते हैं दूसरे दिन, और जो डॉक्टर रात ड्यूटी नहीं है उनको दिन में बुला रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को सभी को देखना पड़ता है, सभी पेशेंट देखे जा सकें। क्योंकि दिन में कभी कभी हमारे मेडिको लीगल केस बहुत आते हैं यहाँ, डॉक्टरी परीक्षण के लिए महिलाएं आती हैं और पुलिस फोर्स लेके आती है, तो उनके लिए हमको बुलाना पड़ता है डॉक्टरों को। सीजर के कितने केसेस हो जा रहे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 पर डे एवरेज सीजर हो रहा है। 6-7 सीजर डेली हो जा रहे हैं? डेली हो जा रहा है। किस दिन 12-13 हो जा रहा है, तो किस दिन 4-5 हो जा रहा है। एवरेज 6-7 सीजर हो जा रहा है। कभी ऐसे मौके आते हैं कि सीजर के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए? बहुत रेयर है, बहुत रेयर में आता है, क्योंकि सीजर, यदि लगता है कि सीजर के बाद कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है या उसको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग उसको पहले से ही बांदा मेडिकल का या झांसी मेडिकल का रेफर करवा देते हैं। अपने यहाँ सीजर के बाद आईसीयू या सीसीयू वार्ड है? आईसीयू नहीं है, सीसीयू भी नहीं हमारे यहाँ। एनआईसीयू बच्चों के लिए? बच्चों के लिए एनआईसीयू एसएनसीयू है। अच्छा। एसएनसीयू वार्ड है बच्चों के लिए, 12 बेड का है।
12 बच्चे उसमें। 12 बच्चे उसमें भर्ती किए जा सकते हैं एक समय में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या-क्या ऐसी सुरक्षा और चिकित्सीय सुविधाएँ हैं जो हॉस्पिटल की ओर से प्रोवाइड की जाती हैं? अब चूँकि मैं अपर सीओ भी हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए हमारी क्षेत्र की जो आशाएँ हैं, वो घर-घर जाती हैं, उन महिलाओं को चिन्हित करती हैं, जिन जिन जो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और जैसे वो चिन्हित हो जाती हैं, उनको चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान चलाया जा रहा है। 1 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख और महीने की 24 तारीख में। तो उसमें क्या होता है कि उनको लाने के बाद वहाँ हर चिकित्सालयों में सभी सामुदायिक जनपद के सभी पाँचों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक महिला डॉक्टर नियुक्त की जाती है। उन गर्भवती महिलाओं को देखा जाता है, उनका बीपी, पल्स और एब्डोमेन की जाँच की जाती है, उनका हीमोग्लोबिन है, एचआईवी है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, और उसके साथ-साथ सिफिलिस की जाँच है, बीडीएल की जाँच होने के बाद उनको उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और टिटनेस की पहली टीका लगा दिया जाता है। तो इस तरह उनको और ये भी एचआरवी भी चिन्हित की जाती है, जिनका यदि 7 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम है, तो उनको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन भी लगवाना शुरू करा देते हैं। ब्लड बैंक की क्या फैसिलिटी है? आप ब्लड ब्लड बैंक जिला पुरुष चिकित्सालय में है। यदि हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सीज़र के पास पड़ती है, या डिलीवरी के बाद पड़ती है, ब्लड पड़ती है, तो जिला पुरुष चिकित्सालय से हम लोग ब्लड को अरेंज करते हैं, मँगवाते हैं। वहाँ बदले में ब्लड मिल जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि उसके घर के लोग नहीं होते हैं ब्लड देने के लिए, तो वहाँ से हमको ब्लड मिल जाता है। उसके बावजूद भी ब्लड मिल जाता है। एम्बुलेंस की क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं? एम्बुलेंस जनपद में तो सभी हमारे जनपद में बा 12 एम्बुलेंस हैं, उस 100 12 8 2 की, पर हमारे जनपद में जो जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 6 जगह है, 2-2 एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। ए एक 108 रहती है और एक 102 रहती है। जिला चिकित्सालय में 4 एएलएस भी हैं। 102 और 108 का अलग-अलग काम क्या है? 102 एम्बुलेंस का क्या है कि केवल गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक लाना। यदि उनको प्रसव है, प्रसव के उपरांत कोई दिक्कत होती है, या डिलीवरी प्रसव पास में आ जाता है, तो उनको लोग 102 को फ़ोन करते हैं, या वो नहीं करती हैं, तो आशाएँ हमारी 102 को फ़ोन करके गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले आती हैं। एक तो ये उनका काम है। दूसरा, जिस दिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान रहता है, उस दिन भी गर्भवती माताओं को, बहनों को ये एम्बुलेंस अस्पताल तक लाती हैं उनको जाँच कराने के लिए। उसके बाद वो घर तक छोड़ती भी हैं। डिलीवरी में भी, प्रसव के लिए भी अस्पताल तक सभी एम्बुलेंस लाती हैं, और अस्पताल से घर तक छोड़ने भी जाती हैं। यदि नसबंदी भी है, महिलाओं की या पुरुष की भी, किसी अस्पताल से, तो ये घर तक उनको छोड़ने जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क है, निःशुल्क, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, टोटली निःशुल्क है ये। और डॉक्टर साहब, आपके पास जब स्टाफ की इतनी कमी है, तो उसके लिए कैसे आप मैनेज करते हैं? कैसे कर पा रहे हैं? अब उन्हीं स्टाफ की क्या है, जिन जिन स्टाफ को हमको ड्यूटी लगाना चाहिए 8-8 घंटे में, उनको 12-12 घंटे ड्यूटी उनसे करवा रहे हैं, और उनको ऑफ मिलना चाहिए, तो हम लोगों को ऑफ नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ शासन को लिखा हाँ, होगा, प्रयास? शासन को भी कई बार लिखा जा चुका है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी लिखा जा चुका है। एडी मैडम को हम लोग ने लिखा हुआ है। जो जब डिलीवरी हो जाती है डॉक्टर साहब, तो उसके बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए भी आपके पास में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं कोई? हाँ, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल राजपूत है, और वो एसएनसीयू देख रहे हैं। सिक केयर यूनिट है, वो देख रहे हैं। उसमें वो अब चूँकि बाल रोग विशेषज्ञ भी एक है, इसलिए वो 24 घंटा देख रहे हैं। राउंड करके जाते हैं, शाम में फिर आते हैं। समय-समय पे देखते रहते हैं। हमारे पास एसएनसीयू में 12 बेड भी हैं, और 12 बेड लगभग हमारे पूरे भरे रहते हैं। वो कुछ बताइए, बच्चों को कैसे सँभालना चाहिए, न्यूली बॉर्न बेबीज़ को, उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई
बीमारी ना हो सके, उनको पीलिया वगैरह हो जाता है जैसा, वो ना हो सके, क्या सावधानियां करना चाहिए? एक्चुअली सबसे ये है कि जैसे हम बच्चा डिलीवर होता है, अब उसमें पहले टिटनेस हुआ करती है, अब टिटनेस नहीं होती है क्योंकि सभी जितने औजार रहते हैं सब स्टरलाइज रहते हैं। और पहले गाँव में तरह-तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, डोरा भी अनस्टरलाइज रहता था। इस समय सभी स्टरलाइज सिस्टम रहता है तो टिटनेस तो होना बंद हो गया है। पहले न्यूनेटल टिटनेस हो जाता था, तत्काल डिलीवरी हो रही है, बच्चे के नाल गाँव में दाई ने काटा और उसमें घर का ही धागा बाँध दिया या कोई चीज़ लगा दी जिससे टिटनेस होने की बड़ी संभावना रहती थी। तो टिटनेस बंद हो गया है, पर ये है कि पीलिया इसलिए हो जाता है, बच्चों को ज़्यादातर पीलिया हो जाता है, परंतु हमारे पीलिया के लिए यहाँ पे मशीन है, फोटोथेरेपी के लिए मशीन भी है, उसको हम पीलिया का रखवा देते हैं। पीलिया थोड़ा-मोड़ा पीलिया हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल हो जाता, वो ठीक हो जाता है। और यदि ज़्यादा पीलिया होता है तो हम फोटोथेरेपी देते हैं। घर में हम सबसे बड़ी यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं अस्पताल में कि जितने बच्चे पैदा हों, उनको माँ का दूध तत्काल दिया जाए। इसको माँ के स्तन से लगाया जाए, जिससे बच्चा पहला दूध पी सके, क्योंकि ये दूध जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोलोस्ट्रम इसको बोलते हैं हम। इसमें एंटीबॉडी होती हैं, जो तरह-तरह की बीमारियों को समाप्त करने के लिए क्षमता रखती हैं। और हम लोग सलाह भी देते हैं कि बच्चों को यदि उसको बहुत दिक्कत नहीं है, तो घर में जाने के बाद ही बच्चे को 6 महीने तक कोई चीज़ ना दिया जाए उसको। इवन घुट्टी और शहद, गाँव में अब तो गाँव के लोग होशियार भी हो गए हैं, नहीं देते हैं। पर हम लोग उनको यह सिखाते हैं कि बच्चे को घर में भी कुछ देना नहीं है, ना कोई कुछ खिलाना-पिलाना 6 महीने तक। यदि बच्चा हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत सिक होता है, कुछ नहीं ले पाता है, तो हमारे पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि दूध देना है। और कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा नहीं दूध पी पाता है, तो उसकी माँ का दूध निकाल के बच्चे को चम्मच से दिया जाता है। यदि माँ के भी दूध नहीं निकलता है, तो फिर बच्चे को बाहरी दूध देते हैं, जैसे गाय का दूध है, उसको गरम करके फिर ठंडा करके उसको चम्मच से देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बच्चे को 6 महीने तक पानी भी नहीं दिया जाता क्या? हाँ, बच्चे को 6 महीने तक कुछ नहीं देना चाहिए, पानी भी नहीं देना पानी भी नहीं चाहिए। देना चाहिए, चूँकि माँ का दूध इतना पर्याप्त होता है कि बच्चा आराम से स्वस्थ रहता है। और गाय का दूध किस महीने से दिया जा सकता है? 6 महीना हो जाए, 6 महीना अच्छा। हो जाए तो उसको थोड़ा बहुत बच्चे को गाय का दूध, थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया जा सकता है, थोड़ा-थोड़ा शुरुआत की जा सकती है पतले खाने से, जैसे दाल का पानी है, चावल का पानी है, दलिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पका हुआ। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पैथोलॉजी की सुविधाएँ हैं, उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ पैथोलॉजी की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ अच्छी सी लैब भी है और सभी हम लोग हीमोग्लोबिन, सीबीसी काउंट, पैथोलॉजी के सभी एचआईवी, बीडीआरएल और शुगर फास्टिंग, उसके साथ-साथ हमारे यहाँ ये पीलिया की पूरी जाँच और एक और जाँच यहाँ शुरू हो गई जो पहले नहीं होती थी, जिला पुलिस चिकित्सालय में होती थी। HbA1c जो 3 महीने का भी शुगर बताती है कि 3 महीना तक शुगर का लेवल क्या था, वो भी हमारे पास सुविधा हो गई है। वो भी होने लगी है। होने लगी। आपके यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है शायद, वो वर्किंग में है? हाँ, वो ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग में है। हम लोग उसको समय-समय पे चला के देखते भी रहते हैं कि जी। कहीं से लीकेज नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें देखते भी रहते हैं। हमारे पास 2 बड़े-बड़े जनरेटर भी हैं, एक 50 केवी का है, एक 65 केवी का है, जो दोनों हर समय चालू हालत में रहते हैं। आपके हॉस्पिटल में सारी चीज़ें आपके आने के बाद मुझे लगता है सारी ऑर्डर में आ गई हाँ, हैं। हमने ये सभी किया है कि चूँकि ठंडी का सीज़न था, शासन के निर्देश भी थे, सरकार की मंशा भी थी कि ठंडी में किसी को ठंड ना लगे। तो हमने सभी वार्ड में रूम हीटर भी मँगवाए, उस और ऑयल जो रूम हीटर वो मँगवा दिए, क्योंकि जो और रूम हीटर होते हैं, तो उनसे ऑक्सीजन की कमी होती है। चूँकि जहाँ पे डिलीवरी रूम है या एसएनसीयू में है, वहाँ बच्चों को ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, तो हमने ऑयल जो रूम हीटर आते हैं, उनको हमने मँगवा के वो भी लगवाया हुआ है। आपके फर्स्ट फ्लोर में भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, लिफ्ट भी आपके पास लगी हुई लिफ्ट है। भी है, पर लिफ्ट एक्चुअली क्या है, कोई चलाने वाला नहीं है। ये केवल सिंगल मंजिल का अस्पताल है, तो लिफ्ट हम ज़्यादातर बंद रखते हैं, पर उसको भी हम शुरू करने वाले हैं किसी गार्ड को सिखा के कि गार्ड लोग चलाएँ। हाँ, वो क्योंकि वो एक बहुत आवश्यकता हाँ, हाँ। लगता है मुझे, महती आवश्यकता हाँ, है, क्योंकि लगता है।
वृद्ध हैं उनको ऊपर चढ़ने में ऊपर दिक्कत होती है है। उसके लिए। डॉक्टर साहब कभी-कभी जो है आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएँ आती होंगी। अक्सर कभी पेशेंट्स के जो परिजन होते हैं वो अकारण किसी कारण या कारणवश किसी बात को लेकर के विरोध करते हैं या कभी-कभी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कभी मीडिया में भी चलती हैं, कोई कि अमुक ने किसी ने पैसे माँग लिए या कोई ऐसा कर रहा है इस तरह का। तो कैसे हैंडल करते हैं आप? अभी तक क्या था कि हमने जो हमारी आशाएँ क्षेत्र से आती थी, जिनका कोई काम भी नहीं होता था, वो भी हमारे अस्पताल में घूमती नज़र आती थी। हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिया है कि आशा केवल हमारे अस्पताल में वो आएगी, जो किसी डिलीवरी को लेके आ रही होगी या नसबंदी कराने के लिए आ रही होगी या किसी काम से आ रही होगी। हमारे अस्पताल में अननेसेसरी ये लोग नहीं आएँगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने सभी चीज़ों को निर्देश भी दे दिए हैं, लिखित रूप में निर्देश दे दिए हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को या कि ज़्यादातर महिलाएँ हमारे अस्पताल में आती थीं और वो ओपीडी चैम्बर में बैठती थीं। हमने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को लगातार यहाँ बैठाना ठीक नहीं है, आप लोग इनको किसी को बैठाएँगे नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, मैंने सभी उसमें स्टाफ नर्स और महिला चिकित्सक को निर्देश दिया, लिखित रूप में भी निर्देश दिया कि जैसे मीडिया में आता रहता है कि अमुक लोगों से पैसा लिया गया प्रसव के नाम पे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि कोई पैसा नहीं लेने पाए और इस शिकायत ना होने पाए। तो मैंने क्या किया, लेबर रूम के बाहर, ओटी के बाहर और पैथोलॉजी के बाहर उसमें लिखा दिया कि सभी सेवाएँ निःशुल्क हैं और यदि किसी कोई शिकायत है तो इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। मैंने वहाँ सभी पोस्टर भी चिपकवा दिए हैं, किसी को दिक्कत होती है तो इससे हमारे जी, संपर्क कर जी, जी। सकें। डॉक्टर साहब आप कुछ कागज़ लिए हुए हैं, कुछ और बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो बताएँ कुछ विशेष उसमें बात? उसमें कोई विशेष बात नहीं, यही है कि चिकित्सालय में परिवार कल्याण भी चलता है, जिसमें परिवार कल्याण में कि उसमें नसबंदी सेवाएँ हैं, गर्भनिरोधक दवा है, पीपीआई-सीडी है। वहाँ हमारी एक काउंसलर बैठती है, तो जो भी यहाँ महिलाएँ आती हैं, उनको काउंसलिंग भी देती रहती है कि क हम लोग ये चाहते रहते हैं कि पहला बच्चा शादी के बाद 2 साल तक ना आए और यदि शादी हो गई, एक बच्चा हो गया है, तो उसमें 3 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। जिससे होता क्या है कि जब पहली डिलीवरी हो गई, उसमें यदि गैप नहीं होता, जो दूसरा बच्चा होता है, वो स्वस्थ भी नहीं रहता है और उस महिला या माँ के ऊपर बड़ा बोझ रहता है, दिमागी रूप से भी बोझ रहता है, शारीरिक रूप से बोझ रहता है। तो लालन-पालन में दिक्कत होती है, तो दूसरे के बच्चे में 3 साल का गैप होना चाहिए। तो वो बताती रहती हैं और फिर उन्हीं से पूछती हैं कि आपको किस तरह का गर्भनिरोधक सामग्री कौन-सी चाहिए। जब तक परिवार कल्याण कंप्लीट नहीं होता है, तो बहुत अच्छी इस समय छाया टैबलेट आ गई है। छाया टैबलेट में क्या है, हफ्ते में 2 गोली दी जाना है, 3 दिन छोड़ के, 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद जिस दिन से दवा शुरू की गई है, वो 1 गोली चलेगी। ये नॉन हार्मोनल है, इससे शरीर में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें हार्मोन नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यही प्रेफ़र करते हैं कि जो हफ्ते में 1 दिन दवा खा सके, गर्भनिरोधक दवा, इससे अच्छी कोई नहीं है। और जो महिलाएँ दवा खा ही नहीं सकती हैं, तो उसके लिए अंतरा इंजेक्शन आ रहा है, जो हर 3 महीने में हम लोग लगवाते हैं। उसमें से जिसको इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका ₹100 हम लोग देते भी हैं। डिलीवरी के बाद वो पोस्ट कंट्रासेप्टिव आईयूसीडी लगता है। हमारी काउंसलर जाके डिलीवरी हो जाती है, उससे सलाह देती है कि यदि बच्चे में डिले करना है तो इसमें हमारे एक कंट्रासेप्टिव आईयूसीडी लग जाएगा, जो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये सब तो बहुत सारी बातें हैं जो चल रही हैं। क्या आपने हॉस्पिटल में इमरजेंसी पड़ने पे डॉक्टर्स के टेलीफ़ोन नंबर भी प्रदर्शित कर रखे हैं? हाँ, मान लीजिए कभी-कभार ऐसा होता है कि इमरजेंसी का डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो फ़ोन करके बुलाया जा सकता है। नहीं, तो नहीं, वो ड उस कुछ उसमें उसमें हमने स्ट्रिक्ट कर रखा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इमरजेंसी डॉक्टर उस समय ना रहे। उस समय मैं खुद देखता रहता हूँ, फ़ोन पे संपर्क किए रहता हूँ कि यदि किसी को उस दिन नहीं आना है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तो दूसरे को नोट करा के ही जाएगा, वो हमारे संज्ञान में होगा। अपने आप नहीं चला जाएगा कि आज अपनी ड्यूटी में नहीं आएगा वो। तो रात में ये डॉक्टर कहाँ बैठती हैं, नीचे या ऊपर वाले वार्ड में? डॉक्टर लोग लेबर रूम के बाहर एक चेंबर है, वहाँ बैठी रहती हैं। लेबर रूम अच्छा, के बाहर अच्छा। चेंबर, वहाँ बैठती हैं। तो वहाँ 24 आवर कोई ना कोई डॉक्टर रहेगा।
कोई ना कोई रहता हाँ, है। अस्पताल छोड़ के नहीं जाएगा। जी। कभी कभी ये होता है कि मेडिको लीगल केस के लिए हमको बुलाना पड़ता है, क्योंकि मेडिको लीगल केस में क्या होता है कि सभी डॉक्टर जो आयुष चिकित्सक हैं, जिनकी डिग्री आयुर्वेद की है, वो मेडिको लीगल करने के लिए अथॉराइज नहीं है, केवल एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, तो हमको फिर उनको बुलाना पड़ता है। जी, जी। तो ये थे डॉक्टर रमाकांत जी, और रमाकांत जी न केवल एक सीएमएस का कार्यभार देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो मेडिकल लाइन की इनके अंदर एक्सपर्टाइज है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो इसके साथ साथ ये और भी प्रतिभाओं के धनी हैं। आपके अंदर एक कला का भी जीवंत है, एक कला के रूप में भी एक कलाकार भी हैं। तो डॉक्टर साहब, वो ये ऐसी कौन सी कला है जो अपने अंदर छुपाए बैठे हैं आप? एक्चुअली जब मैं छोटा था, तभी से मैं बुंदेली लोकगीत ट्रांजिस्टर सुना करता था। पंडित देसराज पटेल जी गीत सुनता रहता था, लक्ष्मी त्रिपाठी, उर्मिला पांडे जी, हरगोविंद बिस्सू जी थे, और शिवरतन यादव जी। ये अपने बुंदेलखंड के टॉप मोस्ट कलाकार थे उस जमाने के। रहे हैं। तो इनके मैं गीत सुनता था, और इनके गीत सुनते सुनते मैं पूर्वांचल के गीत भी सीखा। दादरा, ठुमरी, चैती, कजरी, होली। फिर मैं सोचा कि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, और यहाँ बुंदेलखंड में जो हमारी विधाएं हैं, बुंदेली विधाओं के लगभग यहाँ 250 बुंदेली विधाएं हैं। उसमें ज्यादातर महिलाओं की है, और यहाँ हर क्षेत्र की अलग अलग विधाएं हैं, और हर उसमें कि ठंडी के अलग 12 मासी अलग अलग विधाएं हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा सोहर से लेके जन्म शादी अंत तक की इसमें गीत हैं विधाओं के। तो मैं सोचा इन विधाओं का भी मैं प्रचार प्रसार करूं, और उससे बुंदेली लोगों को बताता भी रहता हूं कि आप लोग बुंदेली भाषा का प्रयोग किया करिए, धीरे धीरे ये भाषा विलुप्त हो जाएगी। जैसे पूर्वांचल में क्या है कि पूर्वांचल की भाषा वहाँ भोजपुरी है या मैथिली है, ये उसको उठाया जा रहा है, और यहाँ की बुंदेली विलुप्त हो रही है, तो इसको उठाइए। और शादी बारात में जब तक पारंपरिक गीत न गाए जाए, वो अच्छा ही लगता उसका है। मजा ही नहीं। पहले महिलाएं यहाँ पारंपरिक गीत गाती थी तो अच्छा लगता था। अब कुछ गांव में ही रह गया है, शहरों में क्या है, ये फिल्मी गाने आने लगे हैं। तो मैं इसको प्रचार प्रसार के लिए मैंने बुंदेली गीत गाना शुरू किया। छतरपुर आकाशवाणी से भी मैंने गाना शुरू किया, और तरह 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 के स्टेजों में बुलाया जाता हूँ, पर समय का अभाव रहता है, जा नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टाफ तो आपसे बहुत प्रसन्न रहता होगा, जब कभी आप जो है प्रसन्न कर लेते होंगे स्टाफ को। पहले मैं चित्रकूट में था, तो मैं नसबंदी करते समय सुनाता रहता था, पर क्या है कि यदि यहाँ स्टाफ को सुनाऊंगा तो फिर वो गाना ज्यादा सुनेंगे कार में हो। तो स्टाफ को पता है, क्योंकि मैंने कजली महोत्सव में गाया था, और आपके चैनल ने उसको बड़ा अच्छा दिखाया हुआ था। तो डॉक्टर साहब, वही जो आपने गाया था उसकी 2 लाइनें चंद सुना दीजिए हम लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी। उसमें 3 गीत गाए थे, और एक बन्ना गीत गाया था, जो पारंपरिक बन्ना है, जो उसमें महिलाएं कम गाती हैं। बन्ना एक्चुअली बन्ना कई प्रकार से गाया जाता है। जो बुंदेलखंड में जिसको गारी बोलते हैं, वो भी एक बन्ना का ही प्रकार है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने जो यहाँ गाया था कजरी महोत्सव में, वो मैं उसको 2 लाइन सुनाई देता हूँ कि मोरे चंद्र बदन उजियारे बन राको बिलमाल रे, कि मोरे चंद्र बदन उजियारे बन राको बिलमाल रे, कि मोरे आजुल ने बिलमाल आजी कंठ लगा ले रे, कि मोरे आजुल ने बिलमाल आजी कंठ लगा ले रे, कि मोरे चंद्र बदन उजियारे बनरा को बिलमाल रे। ये इसकी लाइनें हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए, और हमको और हमारे दर्शकों को महिला चिकित्सालय के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर चौरिहा जी, जो हमारे बीच में बहुत विस्तृत जानकारी दे रहे थे। और कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो महिला चिकित्सालय से, तो आप सीधे जाकर डॉक्टर साहब से भी मिल सकते हैं। हाँ, यदि कोई दिक्कत होती है तो हमसे सीधे आके संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा हुआ कि मैं चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, यदि महिला चिकित्सालय में किसी तरह कोई दिक्कत है
हमसे सीधे मिलें, संपर्क करें, हम उस दिक्कत को तत्काल दूर करवाएँगे, कोशिश करेंगे। और मैं इस चैनल को भी बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छा मुझको इस महोबा जनपद का सबसे अच्छा मुझको चैनल है और मुझे प्रसन्नता भी है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप नमस्कार। देखते रहिए महोबा न्यूज़।